गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? चलो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग सेकेंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ठीक बच्चों, इससे पहले जो लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक, एक बार क्विकली हम लोग उसको रिवाइज करते हुए अगला डिफिनीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में देखो क्या हम लोग डिस्कस किए थे, सर्कुलर मोशन क्या होता है, और मेन जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक, ये भी हम आपको बताए थे कि इसमें जितना भी एंगुलर पैरामीटर है सबको हम कोरिलेट करेंगे किसके साथ, लीनियर पैरामीटर के साथ। तो वहां से तीन मेन डिफिनीशन निकल गया था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या जानते हैं, लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड। तो इसमें बताओ बच्चों क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। फिर थर्ड पॉइंट बच्चों बताओ क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। इसमें बताओ बच्चों क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, अब इसमें देखो हम लोग पिछले क्लास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो जितना वो एंगल बनाता है सेंटर पर, वो आपको बच्चों बताओ क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बताओ बच्चों हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, इसका डायरेक्शन बच्चों बताओ किधर डिफाइन होता था, एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्सिस बच्चों क्या होता था कि एक ऐसा लाइन जो कि सर्कुलर पाथ के प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और कहां से पास करता हो, सेंटर से। उस लाइन को बताओ बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस। ठीक, तो देखो बच्चों इसमें हम डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बताए थे वो दो टाइप का होता है, एक आउटवर्ड और दूसरा इनवर्ड। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हम बताए थे बच्चों, वो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है सर्कुलर पाथ के लॉन्ग। ठीक, अब उसमें से अगर जनरली हम लोग जो देखे थे तो एंटी क्लॉकवाइज में बताओ क्या बन रहा था बच्चों, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या बन रहा था बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज में बच्चों क्या बन रहा था, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, इतना बच्चों हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब आगे देखो बच्चों, सेकंड जो डिफिनीशन है बच्चों वो किसका है, एंगुलर वेलोसिटी। किसका बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक, फिर से मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि हम मेनली यहां पर मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक, क्योंकि हमको जो जरूरत पड़ता है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही। डायरेक्शन में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, हमेशा जितना एंगुलर का टर्म आएगा सबका डायरेक्शन आपको अलोंग द एक्सिस डिफाइन होगा। इसमें आपको जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब अलोंग द एक्सिस में या तो अंदर की तरफ होगा नहीं तो बाहर की तरफ। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको बताओ बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर स्पीड। ठीक, अब देखो बच्चों, पहले इसका डिफिनीशन अभी भूल जाओ क्या होता है, अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूं कि बताओ लीनियर वेलोसिटी भी का डिफिनीशन बताओ बच्चों क्या जानते हो। ये तो सबको पता है क्योंकि मोशन इन 1D और 2D में आप पढ़ चुके हो। लीनियर वेलोसिटी भी बराबर बताओ बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब इसको डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड। ठीक, क्योंकि इसका जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक, तो हम लोग इसको स्पीड भी, मतलब अगर डायरेक्शन नहीं डिफाइन करें तो क्या हम लोग बोलेंगे, इसको स्पीड भी बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एस अपॉन टी, या बताओ बच्चे इसको और क्या लिख सकते हैं, बताओ डी एस अपॉन डी टी, या बच्चे इसको और बताओ क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। याद करो बच्चों, यहां से जो वैल्यू मिलता था वो वैल्यू बताओ क्या मिलता था, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर वैल्यू मिलता था।
और ये रिलेशन बच्चों बताओ हम लोग कब यूज करते थे, जब वेरिएबल का केस होता था। तो जहां पर वेरिएबल का केस आएगा बच्चों वहां पर कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा। तो कैलकुलस में बच्चों या तो इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा नहीं तो डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। यही रीजन है बच्चों कि फिजिक्स को शुरुआत करने से पहले हम लोग बेसिक क्या पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि बिना कैलकुलस के आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो, ठीक। अब इस देखो इस केस को याद करो बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर यह वेलोसिटी डिफाइन किया गया है। और इस वेलोसिटी को देखो बच्चों हम लोग क्या बोलते थे, एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी। तो ये बच्चों आप डिफिनीशन पढ़ चुके हो क्लास 11th के काइनेमेटिक्स में, मोशन इन 1D एंड 2D में। अब देखो इसको हम कंपेयर करें एंगुलर के साथ। तो एंगुलर के साथ बच्चों कंपेयर करेंगे तो देखो क्या चेंज होगा। यहाँ पर देखो बच्चों ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत पैरामीटर आपका देखो बच्चों यहाँ पर चेंज होगा। वही चीज़ मैं देख रहा हूँ, देखो क्या कि देखो बच्चों यहाँ पर इसका डेफिनेशन अगर देखें तो बताओ क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पर क्या था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू, इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में W.R.T लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। अब इसमें देखो वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सीधा सा देखो एक एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जांपल में देखो डायग्राम के थ्रू मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लो t = 0 पर वो यहाँ पर है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, इनिशियल, और ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा। यहीं से सारा वैल्यू देखो बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। मान लो किसी टाइम t1 में ये सर्कुलर पाथ पर मूव करके मान लो ये पॉइंट ए, मान लो ये पॉइंट बी, ए से मूव करके कहाँ चलाया, बी पर। कितना टाइम में, t1 टाइम में। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया बताओ, θ1। फिर वो ऑब्जेक्ट किसी टाइम t2 में मतलब ए से मूव करके सी पर चलाया, और यहां से यहां तक आने में इसको जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा बच्चों, t2 टाइम, ठीक। इस केस में बताओ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, θ2, ठीक। तो अब यहां पर अगर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो जैसा कि यहाँ पर जस्ट अभी लीनियर के बारे में बच्चों हम आपको बताए थे, तो पहला तो डिफिनीशन इसका बताओ क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस रेशियो को क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा बताओ डिफिनीशन क्या हो जाएगा, dθ अपॉन dt। ये कब यूज करेंगे, जब वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बताओ बच्चों कब यूज करेंगे, जब वैल्यू क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और ये हमेशा याद रखना कि ये जब भी डिफरेंशियल फॉर्म आप यूज करोगे तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइन होता है, ठीक। जब पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई भी वैल्यू डिफाइन होता है तो उस वैल्यू को बच्चों हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, देखो मैं यहाँ पर नीचे में लिख दिया हूँ, ओमेगा = dθ/dt। ये किस पर डिफाइन है, एट टाइम t = t0 पर। ये जो रिप्रेजेंट किया मतलब इसका जो वैल्यू मिलेगा वो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मिलेगा, इसलिए इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, ठीक। दूसरा देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये दोनों अपने आप में फॉर्मूला जो लिखे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसका देखना, इसका देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय में चेंज इन टाइम, ठीक। इसको क्या लिख सकते हो, θ2 - θ1 बाय में t2 - t1, ठीक। इसको देखो हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते हैं। क्या वैल्यू बोलते हैं बताओ, इस टाइप का रिलेशन बच्चों तुम पढ़ चुके हो,
लीनियर मोशन में। इसको बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एंगुलर स्पीड। ये देखो बच्चों जो लास्ट का लाइन लिखे हैं, एक अच्छे लेवल का जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बच्चों तो बहुत ज्यादा इसका जरूरत पड़ता है। एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम में, कैलकुलस का एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम में इस टाइप का क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में, खासकर स्टैंडर्ड जो बुक है इरोडोप, ठीक, अगर जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इरोडोप का बुक आपको सॉल्व करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारा कंसेप्ट अभी तक आईआईटी डायरेक्ट पूछा गया है आईआईटी के एग्जाम में। तो देखोगे बच्चों मोशन इन 1D या 2D में जब सॉल्व किया होगा तो इस टाइप का कंसेप्ट पर 3-4 क्वेश्चन है आपका इसके कंसेप्ट पर। तो देखो बच्चों ये कहीं हम दूसरी जगह से नहीं लाए हैं, ये देखो कहाँ से लाए हैं बच्चों, इसको देख लो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके और ज़्यादा बता रहा हूँ, समझना यहाँ पर कि यहाँ पर देखो क्या है, ओमेगा एवरेज, मतलब एवरेज एंगुलर स्पीड की अगर बात करें तो बच्चों क्या होगा, डेल्टा थीटा बाई में डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा थीटा को ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि याद करो बच्चों ओमेगा बराबर बताओ कितना होता है, डी थीटा बाई में डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डी थीटा इक्वल टू बताओ बच्चों क्या होगा, ओमेगा डी टी। ये बच्चों तब होगा जब ओमेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में बच्चों ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ द टाइम होता है, ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ द टाइम होता है। तो दोनों साइड में देखो बच्चों इंटीग्रेशन का साइन यूज कर रहे हैं, ठीक। अब देखो इधर वेरिएबल देखो ओमेगा, यहां पर क्या रहेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड इज द फंक्शन ऑफ द क्या रहेगा बच्चों, टाइम टी रहेगा, ठीक। तो इधर वेरिएबल देखो क्या है, टी है, और इधर वेरिएबल बच्चों क्या है, थीटा। तो लिमिट जब रखोगे तो इधर देखो लिमिट क्या है, t1, तो इस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, मान लो θ1, और जब इधर टाइम t2 हो गया, ये इनिशियल टाइम और ये क्या बोलते हैं फाइनल टाइम, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, θ2। तो देखो बच्चों हमको तो इतना मान के चले कि इस टाइप का इंटीग्रेशन आपको आता है। तो देखो डी थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा, और जब लिमिट रखोगे तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर जाके लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक। इसको बताओ हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू बताओ बच्चों यहाँ पर क्या है, ओमेगा डी टी, वेयर लिमिट क्या रखोगे t1 से t2, ठीक। और बच्चों यहाँ पर ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ क्या रहेगा बच्चों, टाइम टी रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इसलिए देखो बच्चों इस रिजल्ट की जगह देखो हम क्या लिख दिए, और नीचे में देखो डेल्टा टी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चों कि अगर डी टी है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, लिमिट t1 से t2 लिखोगे तो बताओ बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और अपर लिमिट क्या पुट करोगे, t2 माइनस t1, मतलब इतना की जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और इसको क्वेश्चन में देखना हम यूज करेंगे। तो ये बताओ किसका हो गया, एवरेज एंगुलर स्पीड, और ये बच्चों बताओ क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, ठीक। बच्चों मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि ये दोनों फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब आपका यहाँ पर मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। बच्चों ये मोशन इन 1D एंड 2D में आपको सर बताए होंगे कि एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू तभी डिफाइन होता है जब आपका मोशन बच्चों क्या होता है, जब मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ये दोनों वैल्यू तभी डिफाइन होगा जब आपका मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और ये जो वैल्यू होता है ये तब डिफाइन हम लोग करते हैं जब मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। मतलब थीटा अपॉन टी रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हर एक इंटरवल में कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। और जब ये रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में दो वैल्यू काफी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि हमेशा डिफाइन होता है, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू और दूसरा क्या होता है, एवरेज वैल्यू,
ठीक, तो काफी कम टाइम में देखो बच्चों हम लोग एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लिए। ठीक, इस पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों देखना, अगला जो पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। जैसा कि अभी जस्ट हम डिस्कस किए कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, कुछ नहीं है बच्चों, मैं इसका डायरेक्शन का आपको मतलब कि डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन मतलब लिख कर नहीं बताऊंगा। रीजन ये है कि जो आपको रिटन हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बताए थे वही चीज यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर भी डायरेक्शन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक, याद रखो कि ये सब जो बच्चों एरो दिखा रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का डायरेक्शन है अलोंग द सर्कुलर पाथ। एक्चुअल में जो डायरेक्शन मिलेगा इस लाइन के लॉन्ग, ठीक, इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। यहां पर देखना, कभी कभी मैक्सिमम जगह देखना बुक में ऐसे आपको डायरेक्शन दिखाया रहता है। बच्चों ये आपका ओमेगा का डायरेक्शन नहीं है, हालांकि इसको देखते हुए आप ओमेगा का डायरेक्शन बता सकते हो। ठीक, कि ये देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में बताओ डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो। ठीक, थंब क्या जा रहा है, बाहर, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन। बताओ बच्चों क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ पर हम दिखा दिए। कभी कभी देखो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक, तो कोई कोई देखना बुक में इसका देखना जो डायरेक्शन दिखाया रहता ऐसे दिखाया रहता, ऐसे दिखाया रहता बच्चों। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज में। ठीक, तो फिंगर्स को मूव करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थंब किधर जा रहा, अंदर की तरफ। यहां पर देखो क्या बनेगा, इनवर्ड डायरेक्शन। क्या बनेगा, इनवर्ड। और इनवर्ड को बताओ बच्चों हम लोग क्या बताए थे पिछले क्लास में, कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से। तो डायरेक्शन में बच्चों कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता चल गया तो फिर बच्चों आपको न तो आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है और न एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि डायरेक्शन में अब किसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक, चलो बच्चों इसके बाद हम लोग इसका यूनिट डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है यूनिट डायमेंशन। हाँ तो बच्चों देखना, एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा। ओमेगा कहने का मतलब एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी। जैसा कि बच्चों हम लोग इसका डिफिनीशन जानते हैं, तो बताओ इसका एसआई यूनिट क्या होता है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन, और टाइम का सेकेंड। तो बताओ इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन ऑफ द ओमेगा, तो डायमेंशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। ठीक, इस रिलेशन तुमको पहले से पता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। अब बारी बारी से सबका डायमेंशन पुट करेंगे। तो इसमें देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऑलरेडी पिछले क्लास में बता चुके हैं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, और टी का क्या होता है, कैपिटल टी। इसका बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L0 टी ऊपर चला जाएगा टी के पावर -1। ठीक, एक चीज बच्चों देखना, ये हम आगे प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसको हम यूज करेंगे, तो उसको देखो हम यहीं पर बता देते हैं। याद करो बच्चों, लीनियर मोशन में जब t = 0 पर जो वेलोसिटी मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस स्पीड के साथ मूव करता है उसको बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, u। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, u। और क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी 1D के केस में। ठीक, यहां पर एट एनी टाइम t में बताओ इसको क्या बोलते हैं, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। सेम इसको देखो कंपेयर कर रहे हैं हम एंगुलर के टर्म में। एंगुलर कहने का मतलब कि सर्कुलर मोशन के टर्म में। तो देखो t = 0 पर
जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड जो इनिशियल डिफाइन होता है उसको देखो बच्चों लोग रिप्रेजेंट करते ओमेगा नॉट से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा नॉट, जो यहाँ पर यू होता था यहाँ पर बताओ क्या होगा? ओमेगा नॉट। और एनी टाइम टी में जो इसका स्पीड, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा उसको देखो बच्चों हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा? फाइनल एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड और ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर स्पीड। ठीक, ये नोटेशन देखकर आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहीं पर वो टर्म एक्सप्लेन कर दिया हूँ बच्चों। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, हाँ तो बच्चों देखना, इसका थर्ड डिफिनीशन और लास्ट डिफिनीशन क्या है बताओ? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कुछ नहीं है बच्चों, एक बार बस मैं रीड कर दे रहा हूं क्योंकि एज इट इज आपका एंगुलर वेलोसिटी के डिफिनीशन के बराबर है, सिर्फ आपका नोटेशन चेंज है। उसमें क्या था बच्चों? ओमेगा था, तो यहाँ पर क्या आ गया? अल्फा। उसमें क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था, तो इसमें क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, तो डिफिनीशन जैसा कि बच्चों एक्सेलरेशन का डिफिनीशन आपको बच्चों पता ही है कि एक्सेलरेशन बराबर बताओ क्या होता है? v अपॉन टी। इसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये भी पढ़े होंगे क्या? dv बाई में dt, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? डेल्टा v बाई में डेल्टा टी। जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से बच्चों आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा, यहाँ से बच्चों आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, और ये तब डिफाइन होगा जब v अपॉन टी रेशियो अगर हर एक टाइम इंटरवल में क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक, मतलब नॉन यूनिफॉर्म का केस बनेगा। और जब v अपॉन टी रेशियो हर एक इंटरवल में सेम होगा तो कुछ नहीं, ये सिंपल डिफिनीशन है। क्या कर दोगे? टोटल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्ट एक्सेलरेशन। वही चीज देखो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? एंगुलर के लिए। तो कुछ नहीं करना है कि एंगुलर के अगर एक्सेलरेशन को बात करें तो बताओ बच्चों इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। तो अल्फा बराबर बताओ क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई में टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? डी ओमेगा बाई में डी टी। और तीसरा फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बाई में डेल्टा टी। बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि देखो पॉइंट वाइज मैं लिख दिया हूं कि अल्फा बराबर क्या होगा? डी ओमेगा बाई में डी टी। ये पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइन होगा, इसलिए देखो इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और दूसरा जो वैल्यू होगा अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई में डेल्टा टी विच इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई में T2 माइनस T1। ठीक, अब बच्चों इसको देखो, हम लोग इसको इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा कि पिछले पिछले डिफिनीशन में भी ये रिलेशन हम बताए थे। फिर भी देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से अल्फा बराबर बताओ क्या है बच्चों? डी ओमेगा बाई में डी टी। तो बताओ डी ओमेगा इक्वल टू बताओ क्या लिख सकते हो? अल्फा डी टी। दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन दो। ये तुम क्वेश्चन, ये रिलेशन तब यूज करोगे जब अल्फा तुम्हारा जनरली अल्फा इज द फंक्शन ऑफ द टाइम होगा। ठीक, तो इधर देखो वेरिएबल क्या है? टाइम, और इधर वेरिएबल क्या है? ओमेगा। तो देखो जब टाइम t1 है तो इधर बताओ एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कितना मान लिया? ओमेगा 1। और जब टाइम t2 हो गया तो ये क्या हो गया? ओमेगा 2। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू बताओ क्या लिख सकते हो? डेल्टा ओमेगा विच इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? अल्फा डी टी। बच्चों बताने की जरूरत नहीं है, अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ द क्या रहेगा? टाइम टी। ये लिमिट T1 से T2। देखो ऊपर यही टर्म लिखे हैं, यहाँ पर देखो अल्फा इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी रहेगा। नीचे तो बच्चों बताने की जरूरत नहीं है, डी टी लिमिट रख दो T1 से T2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? T2 माइनस T1। ठीक,
मतलब कि ये फार्मूला बच्चों आपको याद रखना, इस पर प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बच्चों, इसलिए हम इसको बारी बारी से अलग अलग लिखे हैं और बिल्कुल समझा कर आपको लिख रहे हैं कि ताकि आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये टर्म हम जब लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं और भी टर्म। हाँ बच्चों देखना, डायरेक्शन ऑफ द अल्फा में भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी डायरेक्शन बच्चों किधर होगा? एक्सिस के लॉन्ग, और एक्सिस के लॉन्ग होगा बच्चों तो इनवर्ड हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है? आउटवर्ड। ठीक, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। एक चीज बच्चों यहाँ पर देखना, अल्फा का जो डायरेक्शन हम लोग अल्फा का जो वैल्यू निकालते हैं वो एक टर्म आपको पढ़ना है, वो रोटेशनल में पढ़ना है, टॉर्क, और इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यही आपको बच्चों अल्फा प्रोड्यूस करता है। जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन में फोर्स इक्वल टू, बताओ बच्चों क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा? फोर्स बाई में मास। यहां से बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किस में? लीनियर एक्सेलरेशन में। ठीक, तो एंगुलर एक्सेलरेशन में जो अल्फा का वैल्यू बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कहां से? टॉर्क से। ठीक, हाँ, इस अल्फा का डायरेक्शन बच्चों फिक्स है कि हमेशा किधर होगा? अलोंग द एक्सिस ही होगा। ठीक, ये चीज अभी आप पढ़े नहीं हो, इसके लिए इसको बहुत ज्यादा भी डीप में जाने की जरूरत नहीं। हाँ तो बच्चों देखना, इसमें एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखो, इस साइड में बच्चों हम लीनियर मोशन के बारे में डायग्राम ड्रॉ किए हैं और इधर सर्कुलर मोशन। ठीक, देखो लीनियर मोशन में क्या डायग्राम हम ड्रॉ किए हैं कि इधर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि शुरुआत में इसका वेलोसिटी u है, बाद में इसका वेलोसिटी v हो गया। ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर ही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ द मोशन लेफ्ट से राइट की तरफ है। उसी डायरेक्शन में देखो हम एक्सेलरेशन लगा दिए। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो साइन लेते हैं, बताओ क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव। इस केस में एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव है तो वेलोसिटी टाइम के साथ बताओ क्या करता है? इंक्रीज करता है। कब? जब दोनों का डायरेक्शन बताओ बच्चों क्या है? सेम है। दूसरा केस देखो क्या किए कि सब कुछ सेम है, इसमें देखो डायरेक्शन ऑफ द मोशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक, तो इस केस में देखो एक्सेलरेशन का साइन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों बताओ हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और इस केस में वेलोसिटी बच्चों क्या करता है? डिक्रीज करता है। बच्चों ये चीज आप मोशन इन 1D में आप पढ़ चुके हो। इसी को देखो थोड़ा कोरिलेट करें हम किसके साथ? सर्कुलर मोशन के साथ। कुछ नहीं है कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये बच्चों बताओ क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा। जिधर डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा उधर ही बच्चों क्या आपका डिफाइन होगा? एंगुलर स्पीड ओमेगा डिफाइन होगा। ठीक, अब इधर देखो हम दिखा दिए कि इधर ही क्या हो रहा है? अल्फा का डायरेक्शन है। अल्फा मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। ठीक, दोनों का डायरेक्शन देखो बच्चों सेम है, तो इस केस में अल्फा का साइन बताओ बच्चों क्या लेंगे? पॉजिटिव। अल्फा का साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जब अल्फा सेम है तो ओमेगा बताओ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कुछ नहीं, यहां पर ए की जगह क्या आ गया? अल्फा, और v की जगह क्या आ गया? ओमेगा। दूसरा जो केस है बच्चों वो देखो इस जस्ट अपोजिट वाला, मतलब कि ये केस यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें देखो कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन और अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। जब अपोजिट हो जा रहा है बच्चों तो इस केस में अल्फा बताओ क्या होगा? नेगेटिव होगा। और इस नेगेटिव साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर रिटार्डेशन।
एंगुलर रिटार्डेशन। इस केस में बच्चों ओमेगा क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों में बताना चाहता हूं, हालांकि ये चीज अभी आप पढ़े नहीं हो, पर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। क्या कि ये देखो जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन बच्चों कहां से आता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, F बाई में m। बच्चों काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ टर्म्स यूज करते हैं, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना मैग्नीट्यूड का लगेगा, ये सब हम चीज कहां पर पढ़ते हैं बच्चों, डायनेमिक्स में। यहां पर बच्चों एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कराता, फोर्स। यहां पर बच्चों अल्फा कहां से निकालोगे, अल्फा मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन कहां से लाओगे, तो इसके लिए बच्चों एक टर्म है जो कि हम आपको रोटेशनल मोशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको देखो बच्चों हम लोग बोलते हैं टॉर्क, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों ये नाम अगर सुने होंगे आप कहां पर, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, पहला चैप्टर में बच्चों। ठीक, ये चीज बहुत अच्छे से बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कहां पर, रोटेशनल मोशन में टॉर्क के बारे में पूरा 1 से 2 लेक्चर ही हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर पीएचडी करेंगे बच्चों। ठीक, यही आपको टॉर्क, देखो बच्चों कोई भी अगर लीनियर मोशन करना है, मान लो जैसे ये आपको मान लो मार्कर है, अभी रेस्ट में है, इसको मोशन में लाना है, तो मोशन में अपने आप बच्चों नहीं आता है, इस पर क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सेम यही काम बच्चों अगर जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराना हो, तो उसको रोटेट कराने के लिए बताओ बच्चों किसका जरूरत पड़ता है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स का। ठीक, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल या सर्कुलर मोशन में टॉर्क करता है। ठीक, तो अल्फा का जो डायरेक्शन है वो कौन डिफाइन करता है बच्चों, कौन, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, तो अल्फा का डायरेक्शन में भी ओमेगा का डायरेक्शन के सेम हो सकता है और अपोजिट हो सकता है। तो अपोजिट होगा तो निगेटिव, इस निगेटिव को क्या बोलेंगे बच्चों, एंगुलर रिटार्डेशन। ठीक, बहुत सिंपल पॉइंट था बच्चों, ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक, उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे और देखो कुछ टर्म हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो बच्चों देखना अगला 2 छोटा छोटा टर्म है, एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कुछ नहीं बच्चों, आपको रिलेशन पता है आपका, एसआई यूनिट और डायमेंशन निकाल लोगे। तो अल्फा बराबर बताओ बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा बाई में टी। ओमेगा का एसआई यूनिट बताओ क्या होता है बच्चों, ओमेगा का एसआई यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और एक टाइम ऑलरेडी है तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ द अल्फा। डायमेंशन में देखो क्या करेंगे, अल्फा को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे। ठीक, ओमेगा का देखो डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, m0 L0 t के पावर -1, जस्ट अभी पिछले पार्ट में निकाले हैं, डिवाइडेड में टी। ठीक, अब इस टी को ऊपर ले जाओगे तो बच्चों क्या होगा, m0 L0 t के पावर -2। ठीक, ये आपका हो गया एसआई यूनिट और ये क्या हो गया, डायमेंशन। बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला कभी भी रटा मत करो। आप जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको रिलेशन पता चलते जाएगा, मतलब फॉर्मूला पता चलते जाएगा। उस रिलेशन एंड फॉर्मूला से आप अपने आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे। इसीलिए मैं बच्चों आपको बता रहा हूं कि कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला मत रटा करो। ठीक, आपको मेथड पता है, रिलेशन पता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे।
ठीक है बच्चों, अब इसमें देखना कुछ और छोटा छोटा डिफिनीशन मैं बता रहा हूं और उस डिफिनीशन के बाद उसमें रिलेशन डिफाइन करूंगा, क्योंकि ये सारा के सारा जो रिलेशन और टर्म्स हम यूज करने जा रहे हैं वो सब आपको न्यूमेरिकल में उसका जरूरत पड़ेगा। बच्चों दो और छोटा छोटा डिफिनीशन में देखो यहां पर लिखा हूं, ये डिफिनीशन आप बच्चों क्लास 9th के साउंड में पढ़े होंगे। ठीक, एक देखो बच्चों टाइम पीरियड है और दूसरा बच्चों क्या फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक, इसके बारे में देखो बाद में मैं डिस्कस करूंगा, अभी पहले इसके बारे में देखो डिस्कस कर लेता हूं। तो बच्चों बताओ कि टाइम पीरियड क्या होता है, ये चीज तो आप मैक्सिमम टाइम पढ़े होंगे। क्या जानते हो बताओ सिंपल लैंग्वेज में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ को जितना टाइम में एक बार रिवॉल्यूशन या रोटेशन कंप्लीट कर जाएगा उस टाइम को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। उसी को देखो आसान लैंग्वेज में हम डिफाइन कर दिए हैं। टाइम पीरियड को बताओ बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड को बताओ बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक उसी का दूसरा मतलब इसी का अपोजिट एक डिफिनीशन है फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बच्चों इस चैप्टर में हम ये टर्म ज्यादा यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी ये हम साउंड वगैरह में यूज करेंगे, एसएचएम में यूज करेंगे, बट अभी रोटेशनल मोशन में हम इसको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आर शॉर्ट फॉर्म में देखो बच्चों, इसको याद कर लो। शॉर्ट फॉर्म में बच्चों क्या है, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आप ये याद रखना। ठीक, इसका अगर बच्चों डिफिनीशन की बात करें तो इसमें बताओ बच्चों क्या था कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसका देखो थोड़ा सा अपोजिट में डिफिनीशन है, क्या कि एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड कोई भी ऑब्जेक्ट जितना बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाएगा, कितना सेकेंड में, इन 1 सेकेंड में, उसी को बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो इसका ही बच्चों देखो मैं डिफिनीशन डिफाइन कर दिया, फ्रीक्वेंसी और रिवॉल्यूशन इज डिफाइंड एज इन 1 सेकेंड हाउ मच रिवॉल्यूशन और रोटेशन कंप्लीटेड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। फ्रीक्वेंसी को बच्चों जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, बट मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम इसको जानेंगे आरपीएस के नाम से। आरपीएस कहने का मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड में कितना बार कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को रिवॉल्व कर जा रहा है, उसी को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक, ये छोटा छोटा 2 डिफिनीशन है, आपको पहले से भी पता होगा, उसी को बताओ एक बार फिर से मैं एक बार हम लोग रिवीजन कर लिए। ठीक, अब इसमें देखो एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। रिलेशन इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि इस रिलेशन का आगे हम लोग को प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगा। हाँ बच्चों देखना, 2 छोटा छोटा रिलेशन है, बहुत छोटा छोटा रिलेशन। पहला देखो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहां पर हम क्या मान लिए कि स्मॉल एफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, स्मॉल एफ नंबर ऑफ, ऐसा क्या बोल लोगे यहां पर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिखना ज्यादा सही है, रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। हम कोई नंबर मान ली स्मॉल एफ, मान लो कि रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में। याद करो बच्चा, यही डिफिनीशन किसका है बताओ, फ्रीक्वेंसी का। ठीक, तो एक रिवॉल्यूशन कितना सेकेंड में कंप्लीट कर रहा बताओ बच्चों,
ये तो हमको लगता है क्लास 8-9 का मैथमेटिक्स है। एफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा 1 सेकेंड में, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना सेकेंड लगेगा? 1/f। याद करो बच्चों टाइम पीरियड का डिफिनीशन क्या बोले थे कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को बताओ बच्चों क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ध्यान से देखो, तो ये जो वैल्यू होगा बताओ किसके बराबर होगा बच्चों? टाइम पीरियड टी के बराबर। टाइम पीरियड टी के बराबर। तो बताओ यहाँ पर टाइम पीरियड टी बराबर क्या होगा? 1/f। ठीक, और ये f बच्चों कुछ नहीं है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f बराबर बच्चों क्या होगा? 1/t। ये बहुत छोटा सा रिलेशन है, ये साउंड में आप रिलेशन क्लास 9 में प्रूव भी किए होंगे। दूसरा देखो रिलेशन बताओ किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी एफ। इस फ्रीक्वेंसी को देखो बच्चों क्या हम लोग और बोलते हैं? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक, तो देखो यहां पर बच्चों हम लोग क्या जानते हैं? ओमेगा का डिफिनीशन बताओ क्या जानते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सॉरी एंगुलर स्पीड। ओमेगा का क्या जानते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद करो बच्चों कि एक बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड के बराबर। उस टाइम पीरियड को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो देखो ये कैपिटल टी। जब कैपिटल टी जब टाइम हो गया तो उस समय बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों कितना होगा? कैपिटल टी बताओ कौन सा टाइम है? एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। और याद करो बच्चों कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट जब हो जाता है तो हम आपको बताए थे कि उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई रेडियन। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। ये बच्चों बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है किसके बीच में? एंगुलर स्पीड एंड टाइम पीरियड के बीच में। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई में टी। अब कुछ नहीं, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए। क्या सिंप्लीफाई किए बच्चों? ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू क्या लिख सकते हैं? 1/t। और 1/t को बच्चों बताओ क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, या इसी को क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसी को बच्चों बताओ क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बच्चों इसका देखना अलग अलग यूनिट होगा। एफ का जो यूनिट होता है जनरली इसे हर्ट्ज होता है, आप साउंड में पढ़े होंगे। बट इसमें जो हम यूज करेंगे वो बताओ क्या यूज करेंगे? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक, और ओमेगा का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों बताओ क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ये यूनिट पर ध्यान रखना, जहां पर भी आपको रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होगा गलती से आप ओमेगा नहीं बोल देना। वो बताओ बच्चों किसका यूनिट होगा? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। ठीक, और फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है तो ओमेगा का वैल्यू कैसे निकालना है यहां से आपको, इसीलिए ये रिलेशन हम आपको डिफाइन करके रखे हैं। क्या बच्चों समझ में आया? ठीक, यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का अगर वैल्यू निकालना हो तो बताओ कितना होगा? ओमेगा डिवाइडेड बाई में 2 पाई। ये भी एक रिलेशन आ गया। ठीक, ये छोटा छोटा रिलेशन है जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, इसलिए समझते हुए बच्चों इसको लिखना है, याद रखना नहीं है, समझना है इसको। ठीक, देखो बच्चों ये भी एक छोटा सा रिलेशन काफी प्रॉब्लम में यूज होगा। एक हम लोग दो स्टैंडर्ड यूनिट जानते हैं फ्रीक्वेंसी का, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। कभी कभी प्रॉब्लम में देखो इस टाइप का टर्म दिया रहता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट, शॉर्ट फॉर्म में आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब देखो हम लोग का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है बच्चों क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता है। इसको देखो क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट बताओ क्या? आरपीएस। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? रिवॉल्यूशन पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बट पर है मतलब नीचे में है। ठीक, तो बताओ क्या होगा? 60 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 60 से डिवाइड कर दोगे ये बताओ क्या होगा? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होगा। मतलब कि यहाँ पर जो रिलेशन हम लोग देखें, रिवॉल्यूशन पर मिनट इक्वल टू बताओ कितना हो गया? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई में 60। ये रिलेशन अगर पता है तब किसी को भी
कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना बच्चों कि ये मेरा स्टैंडर्ड यूनिट है। कभी क्वेश्चन में अगर ये टाइप का यूनिट गिवन है तो सबसे पहला काम इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, तब जाके बच्चों ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा। अब मान लो इस पर एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करते हैं कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे रखा है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक। बट हम लोग तो बच्चों जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताओ बच्चों क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो सबसे पहला काम इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट को रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कन्वर्ट करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे आप, आरपीएस डिवाइडेड बाई में 60 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को ही बच्चों बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बताओ कितना आ गया 2। और इस केस में अगर हमको एंगुलर स्पीड ओमेगा का वैल्यू निकालना होगा तो रिलेशन हमको पता है 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ। तो 2 पाई और एफ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 4 पाई। इसका यूनिट क्या होगा ओमेगा का, रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं कि छोटा छोटा बच्चों बिल्कुल बेसिक का बेसिक बोल सकते हो। अभी हम लोग बेसिक का ही बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, अभी रोटेशनल मोशन में इन नहीं किए हैं बच्चों, ठीक। उम्मीद करता हूं कि इतना इंफॉर्मेशन आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप इसको बार बार रिवीजन करो, लेक्चर देखो, समझने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम होता है हमसे डिस्कस करो। नेक्स्ट क्लास में बच्चों इस पर हम फार्मूला लिखेंगे, किसके साथ कंपेयर करके, लीनियर पैरामीटर के साथ कंपेयर करके। फिर उसके बाद इस पर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में हो सकता है हम लोग 2-4 प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आप तब तक क्या करो कि जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम आपको बताए हैं सब अच्छे से पढ़कर रिवीजन करो, ठीक। कहीं पर कोई दिक्कत होता है मेरे साथ डिस्कस करो। ओके बच्चों, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।